एससी समाज मायावती या काशीराम आए, पूजनीय काशीराम जी, उन्होंने क्या नारा दिया, उठो बहुजन आंखें खोलो, कर दो सबकी नींद हराम, सत्ता और एकता के बिना विकास नहीं, कहते बाबा काशीराम। समाधान इसका वही है, जब तक हम समान अधिकार की बात नहीं करेंगे। देखो गौतम बुद्ध को क्यों अपनाया, नमो बुद्धाय क्यों अपनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्यों अपनाया? आपको मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति महानुभाव ये कहते हैं कि जो अम्बेडकर है ना, वो अम्बेडकर गोत्र ब्राह्मणों का गोत्र है। आप चंद्रशेखर रावण को देख लो, कहाँ से पनपे, वो वहीं से पनपे। गुज्जर में इधर रामपुर बेल्ट में घूमो अगर आप, और हम घूम गए सहारनपुर की साइड, तो हर गांव के बाहर लिखा होता है, गांव का नाम नहीं, सम्राट गुज्जर प्रतिबहोर। विरादीवाद के खिलाफ आवाज उठाई, बिल्कुल, ज्योतिबा फुले। अच्छा, इनके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पर अभी हम आजाद भारत की अगर बात करें, देखो इसमें क्या हुआ ना, बिरादरीवाद क्यों एक गुज्जर अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा, क्यों एक ऐसी समाज, जब उनका शोषण हुआ बढ़िया, ये सब एजुकेशन सिस्टम का बिगड़ा हुआ है। आज वो लड़के लड़की, आप समझो ना 10th क्लास 11th क्लास की, क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको किन परिवेश में है। एक पंडित अगर पुजारी कर रहा है, ये उसका धंधा है, धर्म नहीं। भाई 2002 में भी विधायक रहे शहजाद जी, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा, और बहुत गलत बात है जो और विधायक वहां चुप रहे। ये जब पूरा उत्तराखंड एक है तो फिर प्लेन की और पहाड़ की तो बात ही, जी ऐसे आदमियों का तिरस्कार होना चाहिए पार्टी के द्वारा, जो उत्तराखंड और ये पहाड़वाद फैला रहे। तो यह तो आपकी पार्टी है, आप मेरी पार्टी क्यों, मेरे पे कौन सा दायित्व है, कौन सा मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। वो चाहे मुस्लिम है, वो चाहे सिख है, चाहे वह हिंदू है, जो लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है। मैं संघ का पूर्णतः भाई स्वयंसेवक रहा हूँ, विद्या भारती ना होती, अगर संघ ना होता, मेरी शिक्षा, मेरा जीवन परिवर्तन ना होता, क्यों जी। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी भाजपा जहर घोल लगी बिरादरी के नाम पे, तो मैं उसका विरोध भी करूंगा। नमस्ते, अपडेट टुर्की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो युवा अवस्था में जिन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया, और युवाओं को एक प्रेरणा भी इनसे मिलेगी, और बहुत सारे विषय के जानकार है, कई चीज़ों पर इनका अपना अध्ययन है, और उस अध्ययन के आधार पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं पहले जो हमारे साथ में मेहमान हैं उनका परिचय करा देता हूँ। श्रीमान पुलकित आनंद जी, जो एक सन्यासी के रूप में है वर्तमान में हमारे साथ में, मगर पहले से हम इनसे परिचित है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है वो स्वयंसेवक रहे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोगों को उतार रहा है, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, संन्यास में भी आकर के, धार्मिक क्षेत्र में भी आकर के वे कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए पुलकित आनंद जी हमारे साथ में है। स्वामी जी, मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले आपने कहा संन्यास के रूप में हमारे बीच स्वामी पुलकित आनंद है। एक परिचय मैं भी 2 मिनट में अपना कराना चाहूँगा। अध्ययन, देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 5 तक वो हरिओम सरस्वती स्कूल में धनोरी में हुई। जन्म स्थान मेरा धनोरी है, जिसकी आज 5 संस्थाएँ हैं, हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज हो रही है। फिर कक्षा 6 से 10 तक आनंद स्वरूप विद्यालय जो है सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की में, उससे हुई। उसी में रहते हुए संघ में 2015 में, जहाँ तक है 16 में, हमने ITC करी जमदग्नि में, 7 में। जी। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक जो थी जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर पीपली में। उसके बाद उसी वर्ष 4 से 5 वर्ष किए, और 2016 से ही 19 तक नेशनल हेल्थ मिशन में यूथ वॉलंटियर रहा मैं। फिर उसके बाद 1 साल UN का जो प्रोजेक्ट आया 10 जिलों में केवल भारत में, उसमें 1 साल रहने का मौका मिला 2019 से 20। फिर 21 में 20 में हमारी MSc शुरू हो गई। तो इन्हीं बीच में आर्य समाज, शांति कुंज, इन सब अनेकों संस्थाओं से भी, चाहे वो संघ की बात करी आपने, अनेकों संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियां कम थी तो सामाजिक भ्रमण ज़्यादा रहा। तो उसी के अनुरूप वर्तमान में जो आप मुझे देख रहे हैं एक सन्यासी के रूप में, तो मैं कहना चाहूँगा एक सन्यासी है कौन, हु इज अ सन्यासी। तो 5 वर्ण जहाँ तक मेरा अध्ययन है, 5 वर्ण आते हैं: ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी और संत। अच्छा। ऋषियों के अपने अलग कार्य हैं, मुनियों के अपने अलग कार्य हैं, साधुओं के अलग कार्य हैं, सन्यासियों के अलग कार्य हैं, संतों के अलग। जो हमारी दीक्षा हुई वो संत मार्ग की हुई। संत कौन कौन? जैसे संत कबीर, संत रविदास, संत तुलसीदास। अच्छा। सबके नाम के आगे संत नहीं लगा। महर्षि, ऋषियों में जो महान हुए वो महर्षि। अच्छा। महर्षि कश्यप, महर्षि जमदग्नि। तो हमारी जो दीक्षा हुई है वो संत मार्ग की हुई है। पुलकित हमारा सर नाम है, पुलकित पुत्र आनंद, तो पुलकित आनंद, मेड बाई गॉड, ये हमने नहीं बनाया।
अच्छा। पुलकित पुत्र आनंद, तो पुलकित आनंद बहुत बड़ा तबका है जो अपने पिताजी का नाम अपने पीछे लगाता है, तो पुलकित आनंद हो गए। और स्वामी का कारण इसलिए कि गुरुकुल की तपोभूमि से कक्षा 11 से बीएससी एमएससी और आगे की जो रिसर्च भी रही वो गुरुकुल कांगड़ी की तपोभूमि से रही। फिर 1 साल में असिस्टेंट साइंटिस्ट पतंजलि में रहा, तत्पश्चात में हिमाचल रिसर्च स्कॉलर रहा। माइक्रोबायोलॉजी से मेरी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान से मेरी एजुकेशन भी वही उसी पर है जिसमें इन आंखों से नहीं दिखता, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, मैं पहले ही जानना चाहता हूँ, जैसा अभी आप संन्यास मार्ग में आ गए तो आपको क्या कह करके पूछा, महाराज कहे, स्वामी कहे, और इसमें अंतर भी क्या होगा? क्योंकि युवा, अगर ये हमारा ये पॉडकास्ट जो युवा देखेंगे तो उनकी समझ में आए स्वामी किसे कहा जाता है, महाराज किसे कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और या बाबा किसे कहा जाता है, तो आपको क्या कहे और ये कहा क्यों जाता है? देखिए, मैंने जब कहा ना, जो ये साधु वाली कैटेगरी है इसमें फिर 9 पद आए। अच्छा। आचार्य, महामंडलेश्वर, महंत, श्री 1008। अच्छा, तो हम उस वाली कड़ी के नहीं है। ठीक है, हम सीधा क्या आपको कह रहे हैं स्वामी इसलिए क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु को आगे रखना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद से हम प्रेरित है इसलिए स्वामी। पुलकित पुत्र आनंद, तो पुलकित आनंद, तो यू कैन से सिंपली स्वामी जी या पुलकित आनंद जी। ठीक है। सन्यास की अगर हम बात करें, श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी प्रतिलिपि हमारे पास है। अच्छा। 6ठा अध्याय, पहला श्लोक जब आप खोलेंगे तो उसका श्लोक है, अनाश्रितः कार्य फलम कार्य कर्म करोति स सन्यासी च योगी। एक सन्यासी की परिभाषा उस श्लोक में दी गई है कि सन्यासी कौन है, कि अनाश्रितः कार्य फलम कार्य कर्म करोति, जो अनाश्रित होकर कार्य करेगा, फल उस ईश्वर पर छोड़ेगा, वो एक सच्चा सन्यासी और एक वो सच्चा योगी होगा। पुलकित आनंद जी, अब जब आपने इसकी परिभाषा तो हमें बताई दी सन्यास की, और जी ये भी बता दिया, अभी हम बात युवाओं के ऊपर करेंगे। आप एक 27-28 साल के एक युवा हो, बिल्कुल, और जब 27 साल में गृहस्थी बसाने की एक इच्छा रहती है युवाओं को जी, उस समय आपने सन्यास ग्रहण किया। देखो, इस पे चर्चा करेंगे। ये कहना कि एक सन्यासी गृहस्थ में नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, उसमें आपकी गलती नहीं। सन्यासी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है भाई। श्री कृष्ण राम वो तो विष्णु के अवतार थे, योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, उनसे बड़ा कोई योगी होगा? उन्होंने शादी करी, महर्षि कश्यप या ऋषि महर्षि सबने शादियां करी। अच्छा, ये तो भ्रामक फैलाया ना भ्रांति कि एक सन्यासी शादी नहीं करेगा। भाई कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बता दो ना, किस वेद में लिखा हुआ है? अच्छा, आप मुझे, मैं कह रहा हूँ तथ्यों पर बात करें, उस पर बात करें, क्यों नहीं कर सकता है? वो मेरा एक व्यक्तिगत है, मैं शादी करूं या ना करूं, वो मेरा एक व्यक्तिगत फैसला है, वो सन्यासी की परिभाषा नहीं है। वो व्यक्तिगत फैसला है कि रामकुमार जी शादी करेंगे या नहीं करेंगे, पुलकितानंद जी शादी करेंगे या नहीं करेंगे, स्वामी रामदेव जी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। स्वामी तो घनश्याम जी भी हैं, प्रधान जी हमारे जिले के ही हैं, क्या उन्होंने शादी नहीं की हुई? स्वामी घनश्याम जी हैं। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं करने का, घर परिवार में नहीं रहने का। मैं अभी आपको डाटा दूंगा, लिखा हुआ है वहाँ, एक गृहस्थ व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी हो सकता है। पुलकित जी है, पहले जो है वो काम करते हुए भी देखा उन्होंने, पढ़ाई करते हुए भी देखा, उनके सब जो साथी लोग हैं वो आपसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे प्रेरणा लेके वो भी इस मार्ग पर चल पड़े? वो बहुत पूछते हैं। देखो, अलग हटके मैं मजाक के उसमें लूँ, एक दिन एक रील भेजी मेरे एक मित्र ने, वो अभी IIT मंडी से PhD ड्रॉप आउट है, अभी PCS क्लियर हुआ है उनका। अच्छा। तो उन्होंने रील बोली, हम जैसे 5 दोस्त का ग्रुप था, तो उन्होंने रील भेजी कि हो सकता है 2029-30 तक हमारे 5 मित्रों का ग्रुप 5 अलग अलग प्रदेश में, एक तो आउट ऑफ इंडिया भी है, किसी भेष में होंगे कि आपसे प्रेरित होकर 5, वो रील भेजी उन्होंने ग्रुप में। अच्छा अच्छा, हमारा जो कॉलेज का ग्रुप था उसमें भेजी कि आपसे प्रभावित होकर मुझे ये लग रहा है कि 5-7 तो हम निकलेंगे 2029 तक। नहीं, मैं यही तो कह रहा, क्या इस क्षेत्र में आकर के क्या बदलाव किया जा सकता है? सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और युवाओं के बीच में क्या संदेश इसका रहेगा कि आप युवावस्था में एक संन्यास धारण किया? जो आज का युवा है, युवा की बात करें और हमारे देश की बात करें तो विश्व का लगभग 27% युवा भारत में निवास कर रहा है, और बिना इस युवा की दिशा बदले समाज की, क्षेत्र की, देश की दशा बदलना असंभव है। और युवा किन चीजों से प्रेरित है आज का? एक अच्छे गानों से, रैप से, संस्कृति से नहीं। कपड़े आप देखिए, उनका पहनावा पाश्चात्य संस्कृति से, क्योंकि अपना तो संस्कृति का ज्ञान बहुत कम लोगों का। हमें थोड़ा, हमारा सौभाग्य रहा विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करी, फिर गुरुकुल में पहुंच गए, इसलिए हम उस परिवेश में नहीं रहे। आज का युवा किन चीजों से प्रभावित है? आप देख लो, गाने, डीजे, हुड़दंगबाजी। कि एक नेता कौन है युवाओं की नजरों में? कि क्लब का कुर्ता होगा, 2-3 गाड़ियों का काफिला होगा, कर्जा चाहे उस पर 5 करोड़ का,
वो नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा है। अब पुलकित जी, आप युवाओं को क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या वो किस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक और जो ये धार्मिक क्षेत्र है हमारे, किस प्रकार वो इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? इसमें कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अलग अलग लोगों ने युवाओं के लिए लग दिए है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए था एक नारा कि शिक्षित बनो, अपने समाज के लिए संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैं कहना चाहूंगा युवाओं को एक लेवल तक शिक्षा जरूरी है, फिर चाहे आप उसके बाद ठेकेदारी करो, खेती करो, बिजनेस करो, कुछ करो, पर एक लेवल तक शिक्षा केवल डिग्री हासिल करना नहीं, अपने अंदर सामाजिक समझ और समाज के बीच रह के कि क्या हो रहा है, किसने कैसे किया, व्यक्तियों की बायोग्राफीज पढ़ना, जीवनी पढ़ना, क्या हमारे लिए सही है, क्या बेनिफिट है, तो उनको सोच समझ के फिर अपना निर्णय लेना चाहिए। देखो, इस एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा, जो 1935 या जो अंग्रेजों के काल हम जब गुलाम रहे, जब से बेटा, वरना उससे पहले गुरुकुलीय पद्धति थी मुगलों के आने से पहले। वहाँ शिक्षा जब बिगड़ी, वहीं से सब, जैसे ज्योतिबा फुले ने जी ना कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और एक अकेली विद्या आने को अनर्थ कर गई। तो ये विद्या का करा धरा है एजुकेशन सिस्टम का, और इसीलिए जो मेरा उद्देश्य है वो एजुकेशन सिस्टम पे काम करने का है। ये सब एजुकेशन सिस्टम का बिगड़ा हुआ है। आज वो लड़के लड़की, आप समझो ना, 10th क्लास 11th क्लास की, क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको किन परिवेश में है, बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी से नहीं छुपा क्या जो सामाजिक स्थिति है अब, चाहे उसमें बालक हो बालिकाएं हो, किस तरफ जा रहे हैं हम। और अगर राजनीतिक पार्टियां वो भी कर रही हैं विश्व गुरु बनाने को, तो बिना क्या युवाओं की भागीदारी के, यही तो नेता बनेंगे आगे, यही बिजनेसमैन बनेंगे, तो बिना इन युवाओं की भागीदारी के कैसे हम सपना स्वीकार हो जाएगा, हमारा साकार हो जाएगा। तो स्वामी जी, आप ये मान रहे हैं कि जो शिक्षा है हमारी, वो युवाओं को ग्रहण करके पहले तो शिक्षित होना चाहिए युवा, बिल्कुल बढ़िया उनकी शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। शिक्षा का जो मॉड्यूल है भारत के अंदर, वो बिगड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आचार्य कुलम पतंजलि का बच्चा, आपको आश्चर्य होगा जान के, किसी दिन मैं लेके चलूंगा, वो फ्रेंच भी बोलता है, वो जर्मनी बोलता है, वो चाइनीज बोल रहा है। और सुनिए, विद्या भारती 25,000 लगभग संचालित हो रहे हैं। मैं संघ का जो सबसे बड़ा फैन हुआ हूँ वो विद्या भारती की वजह से हुआ हूँ। हो सकता है मैं भाजपा के कभी कहीं कुछ गलत बोलूँ या विरोध में बोलूँ, पर मैं संघ का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि विद्या भारती ना होती तो मेरी शिक्षा 4 साल और मेरा जीवन परिवर्तन जो हुआ वहाँ से, वो ना होता। चलिए महाराज जी, आपने युवाओं की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा राजनीतिक और सामाजिक विषय पे भी बात कर लेते हैं। हम पहले सामाजिक पे बात करेंगे। सामाजिक में बहुत सारी कुरीतियां, अभी हम युवाओं की बात भी करें तो एक नशे की लत उन्हें बिल्कुल है। अभी आपने बताया युवा युवती है जो विद्यालयों में 7वीं 8वीं क्लास से किस प्रकार का उनका आचरण हो जाता है, उस पर भी हम आप देख रहे होंगे। और घर आज के जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है सामाजिक स्तर पर, के लड़के लड़की की शादी होती है, मगर वे तुरंत जो है ना, 1-2 साल में उनमें खटपट हो गए, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है। और हर बिरादरी के, हर समाज के अंदर ये कहानी है। देखिए, जब मैं 2017 में बीएससी में एडमिशन लिया तो 2nd सेमेस्टर से ही मैं टीचिंग करना शुरू कर दिया था, कोचिंग कराना। तो 10th 11th क्लास के बच्चे, बालक बालिकाएं भी आती थी। तो इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या कहाँ एजुकेशन सिस्टम है 2017 से। जब मैंने टीचिंग कराने लगा, 2 बच्चे तो एक मेरे से थोड़ा गाइडेंस लेते, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मोल्डोविया रशिया से MBBS भी कर रहे हैं। अच्छा। एक का NDA क्लियर हो गया, कुछ विद्या बात करी कि कहाँ जा रहा है, और 1-2 साल में ही खटपट हो जाते। देखो, एक चीज होती है, हमारी जो संस्कृति थी वहाँ 2 परिवार जुड़ते थे, केवल एक लड़का लड़की नहीं जुड़ते थे। उन दोनों परिवारों में सम्मानित लोग होते थे, वो फैसला लेते थे, और जो युवा होते थे वो उनकी बात भी नहीं काट सकते थे। अब राम कुमार जी और हम हैं, हम दोनों का व्यक्तिगत परिचय है, तीसरा कोई हमारे बीच नहीं है, तो हम दोनों फैसला लेंगे। पर अगर जब 10 लोग होंगे तो वो 10 लोग प्रभावित होंगे, और हम उनकी बात मानते हैं, तो उसमें काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो खटपट यूं नहीं होती थी, अगर कुछ हो रही तो वो कि हाँ मुझे आपसे ये नाराजगी, वो उनको बताते थे, वो वहां से सोल्व हो जाते थे। पर ये चीज वो नहीं है। अब आज अपने लड़का लड़की देख के आज से उनकी बात शुरू है ना, तो पिताजी और वो सब बाईपास हो गए, तो कल के दिन वो 2 ही हैं, तो वो यूं हुआ तो वो हो जाता है। पहले क्या होता है, बहुत लोग 2 परिवार जुड़ते थे, अब 2 परिवार नहीं जुड़ रहे, ना किसी को इतना समय, अब 2 लोग जुड़ रहे हैं, तो लोगों में 2 लोग ही समित होते हैं, जल्दी झगड़े हो जाते हैं। जब परिवार सुनो, इसका भी तो समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी भी जहाँ परिवार जुड़ते हैं ना सामाजिक रूप से, वहां नहीं होती खटास पटास, कुछ थोड़ी बहुत होती है, वो निवारण हो जाता है उनका निचले स्तर पर ही। और रिश्तों की अगर हम बात करें, देखो मेरे अंदर कोई जिज्ञासा हुई है, मुझे आपसे कोई नाराजगी,
तो अगर आज ही हमने वो उसको नहीं मिटाया तो वो आगे बन के बहुत बड़ी आग हो जाती है। स्वामी जी, ये समाज की हम बात कर रहे थे, जी। ये समाज में अभी जो बिरादरीवाद है, तो ये खाई बढ़ती जा रही है बिल्कुल, बिरादरीवाद की। हर बिल्कुल। अपने अपने समाज की बात कर रहा, बिल्कुल, कोई सैनिक बता रहा अपने आप को, बिल्कुल। कोई कश्यप गुज्जर बता रहा, कोई जाट बता रहा, हाँ। बिल्कुल। तो ये जो समाज के बीच में जो खाई है, अभी बागेश्वर बाबा ने भी एक सनातन हिंदू पदयात्रा जोड़ो यात्रा की जी। है, उसमें भी उनका यही संदेश रहा। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहोगे इस विषय में? देखो, ये हमें पहले डीपली ना, देखो एक एजुकेटेड आदमी देखता है कहाँ से शुरुआत हुई। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरी जो अध्ययन है, 1980 के बाद बढ़ा बिरादरीवाद। अच्छा, 1980 के बाद? हाँ, ज्यादा होता तो पहले भी था। कब बढ़ा? जब कुछ बिरादरी के लोग ये राजनीति से शुरुआत हुई इसकी। नहीं, ये तो बिरादरीवाद तो अगर इसके हम जाए पूर्व में जाए तो पहले बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि बिरादरी को लेकर के जो है वो अत्याचार हुए पहले बिल्कुल। से ही। ये देखिए, मैंने फोटो कर दिया ना आगे। अच्छा। यहाँ से भी था, इन्होंने बिरादरीवाद के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल। ज्योतिबा फुले। अच्छा। इनके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पर अभी हम आजाद भारत की अगर बात करें, देखो इसमें क्या हुआ ना, बिरादरीवाद क्यों एक गुज्जर अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा, क्यों एक ऐसी समाज, जब उनका शोषण हुआ बढ़िया, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा, उसका अधिकार उसको नहीं मिला। आप सुन रहे ना, एससी समाज, मायावती या काशीराम आए, पूजनीय काशीराम जी, उन्होंने क्या नारा दिया? उठो बहुजन आंखें खोलो, कर दो सबकी नींद हराम, सत्ता और एकता के बिना विकास नहीं, कहते बाबा काशीराम। बहन मायावती जी ने भी, मेरे बुजुर्गों ने सुना है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, कि एक नारा दिया, विवादित रहा जबकि, कि तिलक तराजू और तलवार। आगे की लाइनें जो सुन रहे हैं उनको पता है वो किसको संदेश करना चाह रही थी, किनको टारगेट करना चाह रही थी, सबको पता है। तिलक तराजू और तलवार। आगे की लाइन है, नहीं बोलनी चाहिए मुझे। आप चंद्रशेखर रावण को देख लो, कहाँ से पनपे वो, वहीं से पनपे। गुज्जर में इधर रामपुर बेल्ट में घूमो अगर आप, औरंगाबाद में सहारनपुर की साइड, तो हर गांव के बाहर लिखा होता है, गांव का नाम नहीं, सम्राट गुज्जर प्रतिबहोर लिखे होते हैं। अब तो कहीं कहीं चमार के बोर्ड लगने लगे, कहीं कहीं सूरसैनी के बोर्ड लगने लगे। तो ये जो बिरादरीवाद, भाई जब एक गांव है, मान लीजिए सफदलपुर गांव में हम घुसे, तो वहां सफदलपुर को सफदलपुर ही रहने दो ना, एक बिरादरी का क्यों मान रहे हैं? एक बिरादरी अपने आधित्य देना है, दूसरे लोगों को लगा यार हमें भी एकत्रित होना चाहिए, हमें भी आवाज बुलंद करनी, वरना ये तो हम शोषित करेंगे। यार हुआ ऐसा शुरू से, यही मैंने क्या कहा ना, ये तो आजादी से पहले चल रही लड़ाई बिरादरीवाद की। तो ये कैसे होगा? अभी तो ये बोर्डों की कहानी जो भी आपने बताई, अभी मैं काफी देख रहा, ये तो हो ही रही। और सब जिस गांव में जो बिरादरी ज्यादा है, वो उस अपनी बिरादरी का बोर्ड वहां पे लगा रही है, अपने महापुरुषों के नाम से लगा रही। तो ये तो बढ़ता चल जाएगा विवाद। ये जहर है, ये समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए जहर है ये। तो जो सामाजिक और राजनीतिक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें भाई साहब, सामाजिक राजनीतिक पार्टियों ने अपने उसके लिए, फायदे के लिए सामाजिक जहर घोला, ये कटु सत्य है, चाहे कोई सी भी पार्टी है। इसका समाधान क्या है? समाधान इसका वही है, जब तक हम समान अधिकार की बात नहीं करेंगे। देखो गौतम बुद्ध को क्यों अपनाया, नमो बुद्धाय क्यों अपनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? क्यों अपनाया? आपको मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति महानुभाव ये कहते हैं कि जो अम्बेडकर है ना, वो अम्बेडकर गोत्र ब्राह्मणों का गोत्र है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है ये। हाँ। और वो क्यों लिया अम्बेडकर साहब ने? क्योंकि एक ब्राह्मण के सब प्रभावित थे वो, और उनको गुरु भी माना उन्होंने, उनका उन्होंने हो गया। फिर उन्होंने अपना जो गुरु माना, दो व्यक्तियों को माना भाई। एक तो वैचारिक गुरु ज्योतिबा फुले को माना, क्योंकि वो 1891 में हुई बर्थ, इनका बर्थ उससे पहले हो गया था 1827 में आई थिंक, और 1889 में इनकी डेथ हुई। डॉक्टर हेडगेवार से भी पहले हुए हैं। और उन्होंने फिर अपना जो धार्मिक गुरु माना, वो किसको माना? बुद्ध को। क्यों? वो बहुत बड़ी अध्ययन के बाद माना भाई, 32 डिग्री आती उनके पास, विद्वान थे। इन्होंने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। तो क्यों उठाई? ये तो पढ़ना चाहिए युवाओं को, ज्योतिबा फुले को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ना चाहिए। और जो अभी वर्तमान में सरकार जो है केंद्र में, उत्तराखंड के अंदर भी जी, वो उनका तो कहना है कि ये जातिवाद, अरे भाई साहब, जातिवाद को हम इसे खत्म करेंगे। मैं संघ का बिल्कुल स्वयंसेवक हूँ। ITC OTC हुई मेरी 2016 में। उसके बाद मैंने कोई वर्ग नहीं किया। और विद्या भारती, मैं संघ का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। विद्या भारती ना होती तो मुझे शिक्षा कहाँ से मिलती? परंतु आप जो कह रहे, वो कह रहे बिरादरीवाद हम खत्म कर रहे। ये SC मोर्चे की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या जरूरत है? OBC मोर्चा भी, OBC मोर्चे की क्या जरूरत है? आप कह रहे बिरादरीवाद खत्म करे, आप बिरादरीवाद आप पढ़ा रहे। कैसी बात कर रहे कि भाई 10 पैनल में कि एक को कश्यप को दे दो, कश्यप अपना भाग जा, एक को सैनिक को दे दो, एक को, दो को गुज्जर को दे दे, गुज्जर भाग जाएंगे। यानी इन पर जाटों को पैसा ज्यादा है, इन्हें 2-3 जाटों को भी दो पद। बताओ मैं गलत कह रहा क्या? अच्छा। अपने जिले में ही देख लो आप।
अभी आप केंद्रीय मंत्रालय खोल लो, वहां देखो कौन सी कास्ट के कितने मंत्री, देख लो खोल का डाटा भाई, 2 मिनट तो ये लगेगी। कैसे हमारा क्वेश्चन ये है कि समाज पे अगर हम बात करें, अगर ये बिरादरीवाद पूरा जड़ से ही खत्म हो जा, भाई जड़ से तो खत्म, सत्ता चाहे तो हो जाएगा। कैसे होगा? अगर सत्ता चाहे तो कैसे होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ता चाहेगी तो इमरजेंसी लगी, हाँ, एक कानून लागे ना। मैं तो ये कहता हूँ भाई सैनी है, हमारे पास आरक्षण है, चलो आरक्षण है उसकी जरूरत है, ठीक है, वरना बहुत बड़ा विरोध होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि कानून का, चलो मैं चेयरमैन हूँ समिति का, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरे बनाए हुए आरक्षण से या कानून से समाज हित नहीं हो रहा है, तो मैं उस कानून को की किताब को आग लगाने का कार्य सबसे पहले मैं करूंगा। ये अंबेडकर के कथन है, मेरे पास थॉट है पूरा, जहां उन्होंने कहा उसका भी डाटा है। अच्छा, कि अगर दुरुपयोग इस चीज का होगा तो उसमें आग लगाने। और फिर देखो, युवा की बात करी थी, सामाजिक की, हम आजकल क्या हुआ है, चित्र के पीछे पड़ गए, अच्छा, चरित्र को छोड़ दिया। जयंती क्या है, एक जयंती बनानी की, आज ज्योतिबा फुले, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज माननीय काशीराम, आज डॉक्टर हेडगेवार की जयंती है, फोटो लगाया, फूल डाल दे, क्या यहीं सीमित हो गया? नहीं, यहीं तक सीमित हो गया? ऐसा ही हो रहा, पर चरित्र नहीं ले रहे उनका, चरित्र से उनकी शिक्षा नहीं ले रहे भाई। देखो फिर दोबारा आ रहा मैं, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों कहा, समानता की बात क्यों करी? कि जब इन्होंने देखा कि देखो एक कोई जूते गांठ रहा बेचारा, मोची है, तो ये उसका धंधा है, धर्म नहीं। एक बिजनेस कर रहा है, ये उसका धंधा है, धर्म नहीं। एक पंडित अगर पुजारी कर रहा है, ये उसका धंधा है, धर्म नहीं। अच्छा, कर्म से धर्म क्या है, धर्म का कर्म से है नाता। धर्म का ये नहीं कि वो काम क्या कर रहा है, समझ रहे हो, वो उसका धंधा। आप ये है, आप ये अपना वो कर रहे, ये आपका व्यवसाय हो गया है कि या कुछ हो गया। मैं एजुकेशन पे काम करूंगा, या मैं मेरी फर्नीचर की फर्म है एक पिताजी के नाम से, आनंद प्लाईवुड एंड टिम्बर, तो वो मेरा जीवन यापन का या अपनी जीविका जीने का साधन हो गया। पर कुछ लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, सब मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं हिंदू समाज को नहीं कर रहा, चारों को कर रहा हूं टारगेट। अच्छा, धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, या दूसरे लफ्जों में कहें हम कि मजहब से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं, और व्यवसाय से बड़ा कोई मजहब नहीं। अगर उर्दू का वर्ड यूज कर लिया जाए धर्म की जगह मजहब, तो ये सच है, आप देख लो। चलिए पुलकित जी, अब हम थोड़ा राजनीति विषय पे आते हैं, क्योंकि आजकल आप राजनीति में भी काफी सक्रिय हो और युवाओं के बीच में आप एक विषय बने हुए हो चर्चा का। देखिए, तो अभी वर्तमान में एक यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे आने वाले हैं 31 में, ऐसा जी कार्यक्रम। जी 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 30 नवंबर 30 नवंबर जी 30 नवंबर को यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे उत्तराखंड के अंदर, और उसका आप पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव-गांव घर-घर जाकर के। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का आपका और क्या 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 विषय है? जो पूर्व प्रधानाचार्य जी वो एक बात कहते हैं, हाँ, कि राजनीति वह चाबी है जो सभी तारों में लगती है, और ये सच है। अच्छा, बिना राजनीति के इर्द गिर्द रहे हुए आपका विकास संभव नहीं। काशीराम ने भी यही कहा ना, अच्छा, कि उठो बहुजन आंखें खोलो, कर दो सबकी नींद हराम। अच्छा, सत्ता के बिना विकास नहीं, कहते बाबा काशीराम। अंबेडकर ने भी यही कहा। देखो, सत्ता के इर्द गिर्द अगर नहीं होंगे हम, विकास संभव नहीं है। आप संघ कार्यालय देखो 2015 के 14 के, और आज संघ कार्यालय देखो, बीजेपी के कार्यालय उस समय देखो, मायावती सत्ता में आती, अंबेडकर की मूर्तियां कब लगी गांव-गांव में, जब बहुजन समाज का व्यक्ति सत्ता में बैठा। गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है। जब उनके महापुरुषों को सम्मान मिला, या प्रथम महिला शिक्षक, आज महिला राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर नवनीत राणा जी सांसद, उन्होंने आवाज उठाई, प्रथम महिला शिक्षक, आज तक भारत रत्न से वंचित है सावित्रीबाई फुले, है कि नहीं है? और महिला उत्थान की हमारी सरकार आज बात कर रही, तो इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला है? प्रथम महिला शिक्षक थी हैं, क्या ये अधिकार नहीं है इनको? नवनीत राणा जी ने मुद्दा उठाया कि उनके संसदीय क्षेत्र में इनका गांव पड़ता था, जहां से शुरुआत करी, एक के बाद एक 3 महिला विद्यालय खोल ले। अच्छा, समझ रहे हो? तो राजनीतिक वो चाबी है। तो मैंने ये घोषणा भी करी 2 महीने पहले भाई साहब, अच्छा, चुनाव की, कि लक्सर का इतिहास डोल रहा है, स्वामी स्वामी बोल रहा है, लक्सर के युवाओं ने ठाना है, अब की बार सबसे कम उम्र का विधायक लक्सर से ही बनाना है। तो आप लक्सर से दावेदारी कर रहा हूं मैं, बिल्कुल लक्सर से कर रहा हूं मैं। कौन सी पार्टी से? आप समझो ना, पार्टी से यार कैसे करूं? अब मैं पार्टियों को देखूं, बीजेपी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, प्रमोद खारी जी दावेदारी कर रहे हैं, केवल ने बताया मुझे, ओम प्रकाश जमदग्नि जी कर रहे हैं, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे ज्वालापुर पर 17 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं ना, तो लक्सर पर भी बहुत बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप किस बेस पे, किस आधार पे दावेदारी, किस भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, युवा हूँ मैं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। सुनो, हाँ,
अब मैं राजनीतिक पार्टियों को देखूं कि खर्चा कितना हुआ। एक विधानसभा के चुनाव में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। देखो राजनीति कितनी डिफिकल्ट बना दी राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि राजनीतिक वो चाबी है जो सभी तालों को खोलती है। तो राजनीति इन सत्ताधारियों ने सब है को टारगेट कर रहा हूं मैं, कितनी टिपिकल बना दी कि एक आम आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। तो फिर आप क्यों उसमें पढ़ना चाह रहे हैं? मैं पढ़ना, आप जो बात कह रहे हैं ना, अब भाई मैं कोई गलत काम तो नहीं करने का, या मेरे पास चलो कोई पुरानी जमीन है या वो बेच कर मैं चुनाव तो नहीं लड़ने का। अब मुझे क्या चाहिए होंगे, कुछ सहयोगी चाहिए होंगे ना भाई। जब तक आर्थिक रूप नहीं होने का, बिना दीपक है हमारे पास, बत्ती है, पर घी और तेल नहीं होगा तो दिया कैसे जलेगा। तो बत्ती और चिराग है, टैलेंट मैं समझता हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत है, एक राजनेता बनने का है, पर भाई मेरे पास ये तो है नहीं पैसे, तो ये कहाँ से आएंगे। उसके लिए मुझे किन की जरूरत होगी, सहयोगियों की। तो मैं उन सहयोगियों को ढूंढ रहा हूँ, वो खोज चल रही है। और सुनो, एक गांव में ये कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक होता है देखो राजनेता, और एक होता है जननेता। तो राजनेता मैं कभी से कभी नहीं बनना चाहूंगा, जननेता जरूर बनना चाहूंगा। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको मोटा मोटा। नहीं, डिफरेंस तो बाद में बताइए, पहले ये बताओ आप, मतलब कि जो संन्यास धारण करने का आपका उद्देश्य है, अभी क्या राजनीति में जाना ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये राजनीति क्यों चुनी आपने? संन्यास के बाद में राजनीति क्यों चुनी? राजनीति में मेरी एक सोच है, मैंने क्या कहा, एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। स्वामी रामदेव जी, आप मुझे बताओ, देखो मैं उनका सबसे बड़ा फैन इसलिए हूँ, अगर धार्मिक गुरु किसी को ले, उन्होंने कोई धर्म का पाखंड नहीं रचा। उन्होंने स्वदेशी कहा, योग कहा और आयुर्वेद कहा। पॉलिटिकल सपोर्ट रहा, देखो सबको पता है। ठीक, इसलिए आज वो अपनी जो थी, देखो कितना बड़ा वो कर लिया। वो कोई चुनाव तो नहीं लड़े, पर उन्होंने जो अपनी विचारधारा थी, सत्ता के इर्द गिर्द होगा या वो होगा, उसको किया। मैं भी असिस्टेंट राजनीतिक रहा हूँ 9 साल, और पूरी पतंजलि की रूपरेखा बहुत अच्छे से देखी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, यहाँ से हम रुड़ के बैठे हैं, हरिद्वार जाना है हमें, तो बाया कोर कॉलेज को जा रहे हैं हम। तो राजनीति बाया कोर कॉलेज है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हरिद्वार पहुंचना है, लक्ष्य युवाओं के बीच कार्य करना और शिक्षा व्यवस्था पे काम करना है। पर राजनीतिक क्षेत्र एक रास्ता है, क्योंकि बिना राजनीतिक क्षेत्र के वो चीजें बहुत बाद तक संभव होगी और बहुत लंबा संघर्ष हो जाएगा। देखो, एक एक्सीडेंट हो गया अभी 4 दिन पहले रोड पे, आपको शायद ना पता हो, रात के 1 बज रहे थे। अच्छा। वो मान मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, वो बेचारे मुस्लिम के थे, हाजी साहब थे, पर हमने उनकी सहायता करी। क्या हमने उनसे पूछा भाई कौन सी बिरादरी की हो तुम, क्या दिक्कत है? हवा एक है, पानी एक है, जरूरत पड़ो तो दवा एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है। पर ये सियासतदारों ने मजहब का जहर घोला भाई साहब। मैंने क्या कहा, राजनीतिक, सामाजिक और धर्म का जहर घोला है। वरना कोई धर्म ये नहीं कह रहा कि 2 ईश्वर हैं, 4 ईश्वर हैं, 1 ईश्वर है। अब जब आप एक ईश्वर की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा, अगर हम वही ना धार्मिक बात पे आएंगे, हम धार्मिक बात कर लेते हैं। धर्म क्या है? धर्म, देखो धर्म सुनो, धर्म की जो परिभाषा है, मैंने फिर कहा था, एक मोची जूता जोड़ रहा है बेचारा, काम कर रहा है क्षुद्र, वो उसका धंधा है, धर्म नहीं। धर्म मीन्स कर्म। सनातन में आप करेंगे बात, मैं सनातन को मानने वाला हूं, देखो, क्योंकि वो इन्फिनिट की बात करता है। अच्छा। मानवता की बात करता है, वो बिरादरीवाद की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वो सनातन इन्फिनिट, वो ईश्वर को कह रहा है वो इन्फिनिट है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, चलो मैं देखो, मैंने क्या श्लोक बोला था सुन में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुस्लिम भाई लोग इसको मुर्शिद कह दिया, वो स्पिरिचुअल टीचर कह रहे हैं बाइबिल वाले। अच्छा, समझ रहे हो? मंदिर की चोटी गोल, मस्जिद की चोटी गोल, गुरुद्वारे की चोटी गोल, गिरजाघर भी ऊपर सजा के गोल, वहाँ चिराग, वहाँ दीपक, वहाँ मोमबत्ती, वहाँ भी, वहाँ गीता। फिर एक और कविता आती है, क्यों मस्जिद में गीता नहीं, क्यों नहीं है मंदिर में कुरान, क्यों नहीं है गुरुद्वारे में बाइबिल, क्यों नहीं है चर्च में गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं, क्यों नहीं है मंदिर में कुरान, क्यों नहीं है मस्जिद में गीता, क्यों नहीं है मस्जिद में गीता, क्यों नहीं मंदिर में कुरान। धर्म को एक कहकर, ईश्वर को एक कहकर भी करते हो उसका बंटवारा। ऐ धर्म वालों मुझे बता दो, क्या ये नहीं ईश्वर का अपमान? क्या वो मंदिर में ही सीमित हैं? नहीं, ये तो आपने प्रवचन दे दिया। नहीं, प्रवचन सुनो, अभी आप संत कह रहे थे, अब आप प्रवचन पे आगे। अभी हमें ये बताओ, धर्म क्या है? धर्म कर्म, धर्म और कर्म। धर्म का अर्थ है, देखो, एक क्षत्रिय का धर्म है, एक सेना का व्यक्ति है, उसका क्या धर्म बनता है? देश की रक्षा करना। आप एक पत्रकार हैं तो आपका धर्म बनता है कि एक सच्ची जो घटना है उसको
लोगों तक पहुंचाना, एक संदेश को पहुंचाना। मैं अगर एक शिक्षक से हूं तो मेरा एक धर्म बनता है, मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा छात्रों को दूं। ये धर्म है। धर्म का मतलब मजहब से नहीं है, वो सनातन, वो अलग। मैंने कहा धर्म और कर्म, धर्म कर्म सत्य और भक्ति, वो धर्म की डेफिनेशन आप उठाओ ना, वेदों से उठाओ, गीता से उठाओ। ठीक है, समझ गए सर जी। अब थोड़ा हम इसे और आगे बढ़ाते हैं जी। एक अगर आदमी अपने आप को धार्मिक कह रहा, जी। वो कह रहा है कि मैं कट्टर धार्मिक आदमी हूँ, फिर वही नहीं जी, वो कट्टर धार्मिक बता रहा, बिल्कुल, और वो एक धर्म को आधार मान के लोगों में भेदभाव बिल्कुल, उसी पे लड़ाई आएंगे। झगड़े की बात कर रहा, वो गलत है। तो वो सुनो, वो चाहे मुस्लिम है, वो चाहे सिख है, चाहे वह हिंदू है, जो लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, जो मारने काटने की बात कर रहा है, किसी मैं कह रहा हूँ, वो चाहे इस्लाम धर्म का, वो चाहे सिख धर्म से आ रहा है, और चाहे वो हिंदू धर्म का है। अभी दिल्ली धमाका हुआ, मैं उसी पे आ रहा था, दिल्ली धमाका हुआ, वो एक ही उससे हुए। चाहे कोई है, चाहे राम कुमार जी, अगर मैं भी कल के दिन लड़ाई झगड़ा कराता हूँ तो मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा होनी चाहिए धर्म के नाम पर। अगर मैं कोई लड़ाई झगड़ा हूँ, क्यों वो डॉक्टर ही एक ही उसके थे, एक ही धर्म के क्यों थे? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कभी कोई निकला कि फलाने यहाँ का स्वामी और आर्य समाजी ने बम फोड़ दिया? सुनने में आया आपके कभी? नहीं। अभी तो जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो हिंदू आतंकवाद की भी एक बात चली थी। बिल्कुल, बहुत खूब। मैंने क्या कहा ना, अब आगे ना देखो, अब आप हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, नरसंहार बहुत बड़ा हुआ, कभी 2002 में ट्रेनों में आदमी जले, 1947 में धर्म के नाम पे ही तो, बंटवारे के नाम पे थोड़ा ही था वो। हिंदू मुस्लिम पे कितने लोग मारे गए हमने देखा। तो देखो, जहाँ मारकाट हो रही है वहाँ धर्म का आड़ ली जा रही है, ये बात समझो आप। और राजनीति इसमें हस्तक्षेप रहा, हर चाहे 47 का इतिहास उठा लो, चाहे बाबरी मस्जिद का इतिहास उठा लो, चाहे आज का इतिहास उठा लो, या कल को कुछ और होगा ना, चाहे वो लाल किले वाला इतिहास उठा लो, ये सब राजनीति के इर्द गिर्द रहा। भाई साहब, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नहीं करते तो मुझे बता दो। रहा नहीं रहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह रहा। देखिए, देश की सीमाएं, हाँ, आपका हमारा गांव हो गया मान लो सलेमपुर, और पास का गांव हमारे पर आक्रमण करने लगे, तो हमारा ऐसे फिर परिवार में, तो हमें रक्षा अपनी मजबूत होना चाहिए, पर बेवजह किसी को कुछ हानि पहुंचाना, देखो इसका कोई औचित्य नहीं है, ना धर्म कहता। महाभारत में भी आखिरी समय तक शांति के लिए पक्षधर थे श्री कृष्ण, थे नहीं थे, वो शांति कायम करना चाहते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अति हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकताम्। उसने कहा ना भाई, जब जब धर्म की हानि हो गया, धर्म का प्रकोप बढ़ेगा, मैं आऊँगा, फिर आऊँगा पापियों के नाश के लिए, साधुओं के या जो सच्चे लोग हैं उनके सम्मान और उसके लिए आऊँगा, तो ये कह रहे हैं। तो देखो, जहाँ मारकाट हो रही है वहाँ धर्म का नाम लेना, देखो धार्मिक निकटता, मैं इस वर्ड के बिल्कुल पूर्णतः विरोधी हूँ। जहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, देखो ना, मुझे उन लोगों ने, मैंने भी संघ की IT छोटी सी गई, मुझे कभी नहीं कहा। संघ की सरकार थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देखो मैं मुस्लिम समाज को उठाया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, खान सर है यार, मैं कितना बड़ा फैन हूँ उनका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज से आ रहे, पर देखो कितना अच्छा उनका था व्यक्तित्व। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम हो हम, बिल्कुल। हाँ भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय संस्था, स्वामी श्रद्धानंद जी की, क्या केवल वहाँ हिंदू ही पढ़ रहे, मुस्लिम भी पढ़ रहे? मुद्दा और मेरे जहन में आ रहा है अभी वर्तमान में, हम देख रहे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो एक मुद्दा यहाँ काफी गर्मा कुछ दिनों में, यहाँ क्षेत्रवाद भी काफी, मेरी बात सुनिए, मतलब जैसे जातिवाद है उससे ज्यादा ही उसी प्रकार क्षेत्रवाद, पहाड़ का और प्लेन का मुद्दा। इस बात पे आपने अभी सुभाष सैनी पत्रकार जी थे, देखो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ। उन्होंने इतने संक्षेप में पूरी बताई। हाँ। बताई नहीं बताई, बहुत पूरा इंटरव्यू देखे मैंने आपका, वो बारीकी से। 95 का आंदोलन हो, 2 अक्टूबर की बात उन्होंने कही, मार दिए गए, रामपुर तिराकांड, सब पे बात हुई। मेरी कुछ 4 लाइनें हैं कि मेरा उत्तराखंड प्रदेश है प्यारा। भाई, मेरे आधार कार्ड में भी प्रदेश का नाम उत्तराखंड ही है, राज्य का नाम, ठीक। तो मेरा उत्तराखंड प्रदेश है प्यारा, सब प्रदेशों से है न्यारा। क्यों? चारों धाम यहाँ, हरिद्वार जैसी माया नगरी यहाँ, IIT और पतंजलि जैसे विश्वविद्यालय जहाँ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और देहरादून और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षा संस्थाएं जहाँ, ऋषिकेश जैसी और नैनीताल जैसी, मुनस्यारी जैसी और फूलों की घाटी जैसी तीर्थस्थली और जहाँ पर्यटन स्थल जहाँ, वह प्रदेश है प्यारा, सब प्रदेशों से न्यारा, मेरा उत्तराखंड प्रदेश है प्यारा। देखिए, चाहे वो नारसन से शुरू हो जाए और उधर जहाँ तक बोल रहे हैं ना, वो सही है। और देखो,
प्लेनवाद जब उत्तराखंड के आप हो गए तो समान अधिकार बैठता है जी। तो ये जो बात कही शहजाद जी ना, ये बोल रहे थे देखो पत्रकार महोदय भी 2004 में, देखो मेरी तो होश नहीं थी उस टाइम की, राजेंद्र पाटिल जी पर प्लेन का झंडा उठाकर सांसद बन गए थे। ठीक भाई 2002 में भी विधायक रहे शहजाद जी, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा, और बहुत गलत बात है जो और विधायक वहां चुप रहे हरिद्वार के, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात है विधायक, मैंने भी सुनी वो पूरी वीडियो, शहजाद जी रवि बहादुर जी का भी इंटरव्यू अवधेश गुप्ता जी ने दिया, दी न्यूज वाला नेटवर्क ना, वो पूरा 18 मिनट का मैंने सुना, तो बहुत अच्छी बात है। विधायक जी कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, जब एक विधायक के साथ वहां विधानसभा में ये बर्ताव हो रहा प्लेन के, तो एक प्लेन का जो आम नागरिक है उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा होगा, या एक सरकारी नौकरी वहां कर रहा है जो पहाड़ में। नहीं क्यों है ये, जब पूरा उत्तराखंड एक है तो फिर प्लेन की और पहाड़ की तो बात ही जी ऐसे आदमियों का तिरस्कार होना चाहिए पार्टी के द्वारा जो उत्तराखंड और ये पहाड़वाद फैला रहे। तो यह तो आपकी पार्टी है, आप फिर मेरी पार्टी क्यों, मेरे को कौन सा दायित्व है, कौन सा मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष अभी आपने बताया नहीं, ITC OTC आप संघ के या 2016 में कही ना, उसके बाद तो मैंने कांग्रेस में भी राजकुमार सैनी जी, हाँ वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम हुआ लक्सर में, कुमारी शैलजा से आई हुई थी सारका में, उस कार्यक्रम में पहुंचा, मैंने भी बैनर डिजाइन करा अपना विधायक का, मैंने किसी पार्टी के नाम का नहीं करा, वो भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो आपकी तो इतनी तो चलती होगी, आप उन्हें कहोगे तो जो जी मेरी कहाँ चलेगी, चल रही मैंने जो 35 सालों तो संगठन में उनकी नहीं चल रही, मेरी कहाँ से चलेगी भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं। नहीं तो ये तो मुद्दा देखो जो गलत देखो ये तो मैं आपके द्वारा समझा रहा हूँ। देखो अनिल मिश्रा जी ने बयान दिया था भीमराव अम्बेडकर जी पर, या देखो जो लोग पहाड़वाद प्लानवाद है, मैंने क्या कहना, एक चिंगारी पनपी, अगर वो चिंगारी खत्म नहीं हुई, भुस्से के खेत में गई ना, वो पूरा भुस्सा जलेगा। अगर ये चिंगारी उस समय विधानसभा अध्यक्ष महोदय थी और गणमान्य व्यक्ति थे, वो उसी समय दबा देते कि किशोर उपाध्याय जी ये आपने बहुत गलत बात कही कि पानी बंद कर दोगे आप, और आप ये चिंगारी फैला रहे हो, ये गलत है। विनोद चमोली जी को ये बात कहते हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं हो, उनको क्या कहा जी कि उत्तराखंडी की भाषा नहीं बोले, यार कैसी बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हो। तो ये तो वहीं दबा देना चाहिए था मुद्दा, विधानसभा में बाहर आने में चाहिए था, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। क्या माफी मांगी अब तक उन्होंने? नहीं मांगी ना। अरे यार कैसी बात कर रहे कि पानी रोक देंगे, तुम मानसिकता देखो ना। क्या राम कुमार जी अभी मेरी और आपकी बहस हो जाए, मैं कहूँ आपको देखो तुझे बाहर चल कर, तुम्हें मानसिकता दिखा रहा ना। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब चलो मेरे से कुछ गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, मुझे माफ़ करो। इन पे एक लाइन है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और 2 लाइनें हो रहे हैं भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संघ का पूर्णतः भाई स्वयंसेवक रहा हूँ। विद्या भारती ना होती, अगर संघ ना होता, मेरी शिक्षा मेरा जीवन परिवर्तन ना होता, तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पूर्णतः पक्का भगत रहा हूँ। और देखो समर्थक हूँ, मैं स्वयंसेवक था, हूँ और रहूँगा भी, क्यों जी। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी भाजपा जहर घोल लगी बिरादरी के नाम पे, तो मैं उसका विरोध भी करूँगा, क्योंकि मौत है मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जो बात हक और सच है करने वाला वही हूँ। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा, साथ होगी कर्मों की दास्तां मेरे साथियों, और शमशान का वही 6x4 का ठिकाना होगा। तो पुलकित जी बहुत ही अच्छा लगा, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। कुछ ऐसी आपके जहन में कोई ऐसी बात हो, युवाओं को सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर कोई आप संदेश देना चाहो? जो आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रखी ना मुख्यमंत्री साहब ना, क्या बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जो ये कह रहे युवा प्रकोष्ठ, इनका दायित्व नहीं बनता युवाओं के बीच जाऊँ यार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रचार कराऊंगा, सुविधाओं का लाभ पहुंचाऊंगा? कहीं ना नेताओं के स्वागत करने से ही फुर्सत नहीं है क्या? तो एक बूथ अध्यक्ष, या बूथ अध्यक्ष की कहाँ बात मानने है भाई साहब। 2017 हमारी कलियर विधानसभा ले लो, राजनीतिक घुमा हुआ, बूथ अध्यक्षों से पूछ कर थोड़ा ही टिकट देवाएंगे। फिर टिकट तो वहाँ 4-5 जने, कोई सी भी पार्टी 4-5 जने बैठेंगे या पैनल बैठेगा, वो टिकट बांट देगा। जब बूथ अध्यक्ष को पूछते, लेकिन जब चुनाव प्रचार कोई रैली करनी, फिर बूथ अध्यक्ष आई थी भाई साहब इतनी संख्या लानी, जब कहाँ चले जाए बूथ अध्यक्ष यार, कोई सी भी पार्टी या ग्राम पंचायत के जो प्रमुख है, जब कहाँ चले जाए, हर पार्टी की बात है, यो किसी भी पार्टी को ले लो, तो ये कमियां हैं। देखो मैंने क्या कहा, जो बात तारीफ काबिल जो वर्ड होंगे वो बिल्कुल करूंगा, और जो देखो गलत होगा तो देखो गलत को गलत कहेंगे, सही को सही, क्योंकि स्वार्थ हित नहीं जुड़ा हुआ हमारे दबका वो जिसे कोई स्वार्थ हित लेना हो। हम कमा खा कर रहे थे, आज भी कमाए खाएंगे किसान तुम्हारे को, क्योंकि हमारी दीक्षा हुई धर्म के नाम पर। देखो कोई आडंबर नहीं रचने के, अपनी मेहनत से करेंगे और खाएंगे, क्यों जी। लेकिन मौत है मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, और जो बात सच और हक की है करने वाला वही हूँ।
तो चलिए दोस्तों, पुलकित आनंद जी हमारे साथ में थे। बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और जिस प्रकार हर विषय पर इन्होंने युवाओं के लिए भी, सामाजिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी, सब तरह से इन्होंने अपनी बेबाकी से इनकी बात रखी। क्या आप इनके बारे में समझते हो? आप हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। और भविष्य में क्या पुलकित आनंद जी को आप लक्सर से जो है विधायक का दावेदार मानते हो भाई साहब, या बनाना चाहते हो? जो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारे विचार आपके रुड़की अपडेट के द्वारा, अपडेट रुड़की के द्वारा पहुंच पाए, क्योंकि देखो ना तो मेरे को कोई अच्छा फ़ोन है जो वीडियो बना लूँ मैं। ये पिताजी ने दिया था मुझे, 2020 से यही फ़ोन चल रहा। आर्थिक स्थिति मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जैसे सामाजिक भ्रमण ज़्यादा करूँ तो इस हिसाब से मैं पैसा भी ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाया। तो किसी से मांगना मेरी आदत नहीं है। अभी तो खैर मैं भी लॉस में चल रहा अपनी फर्म के, तो मैं बताता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों, और ये जो बात मेरे अंदर की थी या जिज्ञासा ही थी, वो समाज और क्षेत्र और अपने चैनल के द्वारा पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।